हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12 नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, जिसमें हम जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक, आजादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को जो है प्रमुख भूमिका निभानी होगी। आजादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। विकास के दो मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा था समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था, उसे अपनाया। आजादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आजाद भारत की सरकार का होगा। कृषि अथवा उद्योग किसे प्राथमिकता मिले, इस पर मतभेद था। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे कहा जाता है बॉम्बे प्लान। कब आया ये? 1944 में। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। योजना आयोग बना, फिर जिसकी स्थापना हुई मार्च 1950 में। भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का विस्तार क्या है? नीति आयोग जो तो बना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य था कि अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना क्या होगी। पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 से 56 में, और इसमें ज्यादा जोर जो था किस पर था? कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया और भाखड़ा नांगल परियोजना इनमें से एक थी। फिर आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। इसमें उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। तो ये भी पूछा जाता है कि पीसी महालनोबिस योजना कौन सी थी या किसे कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। फिर आया विकास का केरल मॉडल। केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। जैसे कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ज्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाई। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना और जो काश्तकार किसी दूसरे की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए। 1960 के दशक में सूखा व अकाल के कारण कृषि की दशा बद से बदतर हो गई। खाद्य संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा। हरित क्रांति। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके कारण गेहूं के पैदावार में बढ़ोतरी हुई व पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए। तो ये क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के कारण जो है किस फसल की जो है पैदावार बढ़ी थी? तो गेहूं की पैदावार बढ़ी थी। ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा, जिससे वामपंथी संगठनों का उभार हुआ। मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। ठीक है,
फिर आई एक श्वेत क्रांति। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांति कहा गया। प्रमुख क्रांति और उनके उद्देश्य। हरित क्रांति थी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रिलेटेड थी और नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, पहली आई थी 1951 से 56, कृषि विकास पर थी बेस्ड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया गया। द्वितीय 56 से 61 औद्योगिक विकास। ठीक है, 61 से 66 खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और बेरोजगारी उन्मूलन। फिर उसके बाद जो था 66 से लेकर जो है 69 तक 3 साल जो थी योजनाएं नहीं आई थी। ठीक है, चौथी आई फिर 1969 से 74 उत्पादन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर जोर। पांचवी थी 1974 से 79 आत्मनिर्भरता और निर्धनता दूर करने पर, जो गरीबी हटाओ पूछा जाता है तो वो थी पांचवी में। छठी थी 80 से 85 ऊर्जा संसाधन विकास कमजोर वर्ग की हितपूर्ति के लिए। अगली थी सातवीं 85 से 90 खाद्य उत्पादन आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास। फिर जो है 91 में नहीं आई। फिर 92 से 97 रोजगार स्वास्थ्य और सुरक्षा पर थी। फिर 97 में 9वीं आई थी 2002 तक सामाजिक न्याय 6.5% आर्थिक विकास। 10वीं थी 2002 से 2007 पर सामाजिक औद्योगिक विकास तथा 7% आर्थिक विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं 7 से 12 ऊर्जा रोजगार और 9% विकास। फिर 12वीं आई थी 12 से 17 और 8% आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका किसने तैयार किया था? तो ये मैंने आपको बताया था पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने जो था ये तैयार किया था। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं? तो ये बुक है जेसी कुमारप्पा की, जेसी कुमारप्पा। ठीक है, भारत में नियोजित विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक विकास और सभी नागरिकों का भला। जोनिंग शब्द, जोनिंग शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इलाका बंदी की जो नीति कहलाती है वो है जोनिंग, इलाका बंदी। उड़ीसा में किस धातु के विशाल भंडार उपलब्ध थे? तो लौह अयस्क के विशाल भंडार जो थे उपलब्ध थे। स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माता किस मॉडल से प्रभावित थे? तो समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे, समाजवादी। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीस कुरियन को, वर्गीस कुरियन। इलाकाबंदी की नीति से बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी आई, जो जोनिंग की नीति अपनाएगी, खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी। पीसी महालनोबिस कौन थे? तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी थे। हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, अगला है नियोजन का एक लाभ लिखिए। तो समय सीमा के भीतर उद्देश्य प्राप्त करना नियोजन का एक लाभ है। श्वेत क्रांति क्या थी? दूध व दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना। स्वतंत्र प्राप्ति के वर्षों में विकास का क्या अभिप्राय था? तो सबका समान विकास, सबका समान विकास। हरित क्रांति किससे रिलेटेड थे? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में किस देश से प्रेरित होकर बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ से प्रभावित होकर बनाया गया है, सोवियत संघ। ठीक है, अगला है भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया किस वर्ष में? तो ये तैयार किया गया था 1944 में। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाएगी उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो नियोजन था, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता था, उदारीकरण नहीं था। तो बी ऑप्शन। बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान वही था जो 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव जो तैयार किया गया था, उसे ही बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया था, 1944 में आया था। विकास का केरल मॉडल क्या था? विकास का केरल मॉडल में क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार पर जोर दिया गया था। ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख उद्देश्य है ये दूध उत्पादकों और उत्पादन को जो था राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ना था, तो वो था ऑपरेशन फ्लड। तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड थी। हरित क्रांति की जो है शुरुआत किस परिस्थिति में की गई? तो सूखे और अकाल के कारण जो था उत्पन्न हुआ जो खाद्य संकट, ठीक है, उसके कारण, क्योंकि गेहूं का भी आयात और विदेशी मदद
के कारण जो थे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भूमि सुधार के अंतर्गत उठाए गए 2 कदम कौन से थे? तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई और काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहली से भिन्न कैसी थी? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, मतलब आराम से काम करना, और जो दूसरी योजना आई थी उसमें थी तेज गति से बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। तो ये थी मेन इनमें। ठीक है, जोनिंग हम पढ़ चुके हैं, इलाकाबंदी है। बिहार में जब ये लागू हुआ तो इसमें खाद्यान्न का व्यापार, खाद्यान्न की उपलब्धता में क्या आई? भारी गिरावट आई। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, किसी एक को नहीं चुना, दोनों की मिक्सअप है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकारी और निजीकरण दोनों पर ही ध्यान दिया गया था। ठीक है, ऐसे 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग हुआ है। तो पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पोस्को प्लांट का आदिवासी तथा पर्यावरणविद क्यों विरोध कर रहे थे? ओके, पोस्को प्लांट जो है उसका विरोध आदिवासी और पर्यावरणविद क्यों कर रहे थे? क्योंकि आदिवासियों को क्या था? अपनी आजीविका के छिन जाने और घर बार से विस्थापित होने का डर था, और पर्यावरणविद जो थे उन्हें भय था कि खनन और उद्योग से क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो इस कारण विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, चौधरी चरण सिंह कौन थे? किसान नेता थे। PC महालनोबिस, ये औद्योगिकीकरण का खाका इन्होंने तैयार किया था। वर्गीज कुरियन, सहकारी डेयरी, और बिहार काकाल एक इलाकाबंदी। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे, वामपंथ और दक्षिण पंथ कौन थे? उनमें डिफरेंस क्या था? देखिए, वामपंथ कौन थे? जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह के पक्षधर थे, जो गरीबों और पिछड़ों के पक्ष में रहते थे। ठीक है, और लोक कल्याणकारी सरकारी नीति के समर्थक थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण पंथ की, तो ये थे खुली आर्थिक प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था वाले। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में जो है गैर जरूरी हस्तक्षेप का ये विरोध करते थे, ये मुक्त अर्थव्यवस्था चाहते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इनमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किस आधार पर की गई थी? क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि निजी क्षेत्र पर जो है ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, घरेलू बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन हो गया है, और शिक्षा और चिकित्सा में कम खर्च किया गया है, और राज्य के हस्तक्षेप के कारण एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ है। तो ये कुछ रीजन थे मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना के। ठीक है, तो बस यही था चैप्टर नंबर 12। थैंक यू सो मच।